हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स में लेक्चर नंबर चल रहा है हमारा 55वां, यानी 55 में लेक्चर में आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक से आपको पढ़ना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम का हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ओम का नियम मतलब होता क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसका हम वीआई जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो भी हम यहाँ पर बना करके देखेंगे कि यानी कि वीआई जो वक्र होता है यानी कि जो इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है और इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, तभी क्या होगा आपको जो टॉपिक है वो क्लियर तरीका से समझ में आएगा। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे जिसमें मैंने पढ़ाया है प्रतिरोध के बारे में और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, चालकत्व और विशिष्ट चालकता के बारे में बताया है, यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो जाकर के उन टॉपिकों को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाएँ। ठीक है, परंतु आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। टॉपिक का नाम क्या है, ओम का नियम। तो आज का ये वीडियो है यानी इस लेक्चर में हम केवल इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट बने रहें वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे आकर क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी अगर वीडियो की नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं ओम का नियम यानी ओम्स लॉ, इंग्लिश में कहा जाता है इसे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम होता क्या है। ओम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक नियम दिया था। ओम क्या थे, एक वैज्ञानिक, इन्होंने अपना एक नियम दिया था। इन्होंने पता नियम क्या दिया था, समझिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एक चालक है, ये वाला, ये क्या है आपका एक चालक, ये आपका एक चालक है हमारा यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, इस चालक को एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दिया हमने, बैटरी से जोड़ा, क्लियर। यहाँ हमने इस बैटरी से इसको जोड़ा इस प्रकार से। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस चालक को हमने इस बैटरी से जोड़ा तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि हमने मान लीजिए हमने इसमें 30 वोल्ट की बैटरी लगाई। कितनी लगाई, 30 वोल्ट की बैटरी। 30 वोल्ट की जब बैटरी लगाई तो यहाँ पर जो धारा होगी कुछ और होगी, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, 30 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पर धारा कुछ प्रवाहित होती है, मान लो 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर कुछ ही प्रवाहित होती है, धारा इसके अंदर प्रवाहित होती है। यदि हम इस वोल्टेज को बढ़ाएँ, यदि हम मान लो 40 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है चालक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनुगमन वेग से गति करते हैं। ये वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है। और वोल्टेज 30 वोल्ट है तो 30 वोल्ट कितना यानी कि फोर्स लगाएगा, और 40 कर देंगे तो और ज़्यादा स्पीड से लगाएगा। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़ेगी अब इसका गति बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि यह है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, जैसे कि बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी यानी आवेश की गति बढ़ेगी, आवेश की गति बढ़ेगी तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। क्लियर, तो इसी प्रकार से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे धारा का मान बढ़ जाता है। इसके अंदर धारा आई प्रवाहित होती है, और जब धारा आई प्रवाहित होती है तो वो क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे हम 30 वोल्ट करेंगे तो इससे 40 किया, 40 से अगर 50 करोगे तो वैसे वैसे क्या होगा, धारा बढ़ रही है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ओम ने क्या बताया था, ओम ने ये बताया था कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो धारा विभव के समानुपाती होती है। कैसे होती है, विभव के समानुपाती। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक चालक लिया, यहाँ पर ये क्या ले लिया आपने, एक चालक। ठीक है, ये चालक लिया, और इस चालक के आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ा, और जब इसको बैटरी से जब जोड़ा जाएगा, ठीक है, किससे जोड़ा जाएगा भैया, बैटरी से इसको जोड़ा जाएगा इस प्रकार से, ऐसे। ये आपने बैटरी से इसको जोड़ दिया, क्लियर, ऐसे। जब इसको आपने एक बैटरी से जोड़ा तो क्या होगा, आपने यहाँ पर वी वोल्टेज लगाया, क्या लगाया, वी वोल्टेज लगाया, ये यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, ये चालक है आपका। तो क्या होगा, इस चालक में धारा का प्रवाह होगा, क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, इसके अंदर क्या होगा भैया, धारा का प्रवाह। ठीक है नहीं, धारा इसके अंदर से प्रवाहित होगी, यानी आई जो धारा है वो प्रवाहित होगी। क्लियर, तो ये धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यानी कि यहाँ प्लस वोल्टेज यहाँ नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ विभवांतर होगा, लगेगा। तो इसके सिरों पर क्या लगेगा, विभवांतर।
जितना ज़्यादा विभवांतर उतना ही धारा अधिक होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर संबंध क्या बताया था, ओम ने बताया था, जैसे जैसे हम क्या करते हैं विभव का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है। धारा का मान बढ़ता है अर्थात ये कि बी और आई में समानुपाती का संबंध होता है, यानी कि एक तरह से अनुक्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती। बी को बढ़ाएंगे तो आई बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यानी कि जब किसी चालक के स्रोत पर लगने वाला जो विभवांतर होता है उसके मान में वृद्धि करते हैं तो वैसे वैसे धारा के मान में भी वृद्धि होती है। यही ओम का नियम था। परंतु एक बात ध्यान रखना है, ओम ने एक बात और बताई थी, मानने वाली बात तो ये थी इनकी, यानी कि इन्होंने बताया था कि ये जो क्रियाकलाप जो हो रहा है वो कब हो सकता है, जब हम चालक की भौतिक अवस्था और ताप में कोई परिवर्तन ना करें। अगर हमने मान लीजिए कोई चालक ले लिया, ये चालक है आपका, इतना बड़ा चालक है, लोहे का है तो लोहे का लेंगे, और किस टेम्परेचर आप परीक्षण कर रहे हो उस टेम्परेचर पर ही परीक्षण आपको करना है। 1 से 2-4 एक्सपेरिमेंट वहीं करने हैं, ठीक है नहीं। तब जो होगा ना वही क्या होगा आपका, वही ओम का नियम बताया था, यानी कि तब जो वी और आई समानुपाती होंगे। क्लियर। तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया आपके। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यानी कि जब इस चालक को हम सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो धारा इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है नहीं। तो इसमें जो लगने वाला विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है कब होता है, जब आपका जो भौतिक अवस्था जो होती है, ताप क्या होना चाहिए, तापमान कहते हैं, तापमान, ताप और बीमा, बीमा, बीमा जानते हो, जिसकी जो बीमा होती है वो कैसी होनी चाहिए, यानी फिक्स होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। इसकी जो बीमा वगैरह जो हैं, चालक की लंबाई नहीं बढ़ाएंगे हम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाएंगे, जितना है उतना ही लेंगे। किस टेम्परेचर पर कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, मतलब किस टेम्परेचर आप उसका परीक्षण कर रहे हो, तो उसी टेम्परेचर पर आपको परीक्षण करना है। 1 से 4-5 एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण कर रहे हैं आपको, ठीक है नहीं। तब जो होगा, तब जो आपका विभवांतर और धारा के मध्य जो वो संबंध होगा वो समानुपाती का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो संबंध बताया था वो संबंध क्या होता है, वो होता है V समानुपाती I, ठीक है नहीं, इस प्रकार संबंध होता है। यानी कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाया जाता है तो वैसे धारा बढ़ती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। जब इस समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं R, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा IR, क्या हो जाएगा, ये IR हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे इस वाले में तो जो R जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट यानी कि नियतांक है, नियतांक। इस नियतांक को ही कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, यानी धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है नहीं, इसे प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो R निकल के जो आएगा वो आएगा V/I। प्रतिरोध का फॉर्मूला ऐसे निकलता है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर तरीका से समझ में आया कि यहाँ पर जो R है वही क्या है आपका, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी नित्यांक है, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये संबंध इन्होंने बताया, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान भी बढ़ेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम होता है। क्या होता है कि किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, यानी हम कहते हैं किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब जो बीमा है उसकी, उससे कहते हैं भौतिक। मैंने कल ही बताया था कि भौतिक अवस्था जो होती है, भौतिक का मतलब होता है कि यानी कि उसकी बीमा और उसकी लंबाई वगैरह जो बीमाएँ जो हैं वो फिक्स होनी चाहिए। भौतिक अवस्था और ताप इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, जिस ताप पर आप परीक्षण कर रहे हो वही ताप होना चाहिए, ना किया जाए, तब चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये ओम ने बताया था इस प्रकार से। क्लियर। तो चलिए हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर पुट कर देते हैं और वही क्या हो जाएगा आपका ओम का नियम कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ओम का नियम का हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो ओम ने बताया था। क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम कहलाता है। यही क्या होता है आपका ओम का नियम। तो V प्रोपोर्शनल I यानी कि चालक के सिरों पर जो विभवांतर लग रहा है वो उसके किसके, धारा के समानुपाती होगा। तो इस समानुपाती का चिन्ह होता है। समानुपाती का चिन्ह का मतलब होता है कि यानी कि इसके जैसे से ये बढ़ा, मतलब यहाँ से तो यही बढ़ेगा अगर समानुपाती है। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो चलता है इसका, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार समानुपाती का चिन्ह जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इसे R कहते हैं। इस कांस्टेंट नियतांक को ही प्रतिरोध कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इससे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है नहीं।
यानी कि प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर V/I होता है, ठीक है नहीं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है इसका मात्रक, ओम, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो ओम इसका मात्रक होता है, क्योंकि यहाँ ओम ने दिया था इसलिए। तो इसका अगर मात्रक की बात करेंगे यहाँ पर इस वाले इसकी मात्रक की, तो क्या होता है इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो पढ़ा दिया हमने वैसे भी। इसका मात्रक होता है ओम होता है, हमेशा ओम से दिखाते हैं इसको, ठीक है नहीं। इस प्रकार से चिन्ह होता है, उसको ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है नहीं। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो प्रतिरोध समझ में आया आपको। विद्युत आई के मतलब अनुपात को ही प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका निकल गया ये है आपका V बराबर IR। ये क्या है आपका ओम का नियम है, यानी कि जो धारा है वो विभव के समानुपाती होती है, इसे ओम का नियम कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम इसका देखते हैं कि VI ग्राफ क्या होता है। धारा और विभव के मध्य के जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, VI ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम इसका VI ग्राफ देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं VI ग्राफ क्या होता है। यानी कि विभव तथा I के मध्य खींचा गया ग्राफ VI ग्राफ कहलाता है, सिंपल होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि V तथा I, ठीक है नहीं, V तथा I के मध्य खींचा गया ग्राफ, सदैव क्या होता है, सदैव एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। हमेशा अगर इसका VI ग्राफ खींचोगे तो VI मध्य खींचते हैं इसको हम, तो वो कैसी होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी हमें, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। समझिए इसको इस प्रकार से खींचते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन में यानी ये Y वाला होता है और ये आपका क्या होता है, X होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें खींचना है, ग्राफ खींचना है, तो Y और X अक्ष में जो खींचते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये वाला जो एक कैसी रेखा प्राप्त होती है, इस डायरेक्शन में जो लेते हैं वो V लेते हैं, यहाँ पर V आएगा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, इस प्रकार से I आएगा, यहाँ पर I हो जाएगा, यहाँ पर आपका V होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें जो रेखा बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, ऐसे। तो यहाँ पर जो बनता है उसे हम कहते हैं VI ग्राफ, यहाँ थीटा होता है, और इसी को यहाँ पर निकालते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, यानी कि स्लोप का मतलब होता है ढाल, क्या होता है, ढाल या प्रवणता कहते हैं, ठीक है नहीं। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है एक तरह से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा निकालते हैं आप, क्या होता है, ये स्लोप होता है। और जिस इस टेन थीटा को जब आप निकालोगे तो टेन थीटा का निकल के आएगा, टेन थीटा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा Y/X, सिंपल ये तो निकल के आएगा Y/X होगा, स्लोप निकालेंगे तो। और Y/X क्या है, V/I, तो V/I हो जाएगा यहाँ पर। और इसी को कहा जाता है R, क्या कहते हैं, इसी को हम R कहते हैं, क्लियर। तो स्लोप यहाँ पर आपका थीटा जो होता है, जितना कोण होता है उसी के आधार पर जो होता है, तो टेन थीटा जो स्लोप होता है, ठीक है। टेन थीटा को ही हम M कहते हैं, फिर ढाल मतलब ढाल प्रवणता भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम प्रवणता या ढाल कहते हैं, ढाल कहो या हम इसी को कहते हैं प्रवणता, यानी झुकाव, ठीक है नहीं, झुकाव कहते हैं, ढाल कहो, ठीक है नहीं। इसको हम M से भी दिखाते हैं, तो यानी कि इसको हम टेन थीटा बराबर M भी कर सकते हैं, इससे करके ये फॉर्मूला होता है इसका ढाल का, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो प्रवणता संबंधित टेन थीटा संबंध होता है, तो थीटा मतलब स्लोप, यानी स्लोप मतलब इसका ये ढाल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है नहीं। इस प्रकार से अगर टेन थीटा निकालोगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर आप निकालना चाहो तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से निकालो, तो इस पर एक आपको लंब डालना पड़ेगा, इस प्रकार से ऐसे लंब डालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा इसका आधार, तो I दिया है, ये लंब यानी कि V दिया है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो Y/X, तो V/I बराबर R हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है आपका सीधी रेखा प्राप्त होती है आपकी, क्लियर। तो ये इसका VI ग्राफ होता है स्टूडेंट, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उम्मीद करते हैं तो VI ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको, चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन से संबंधित इसको देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में बन जाता है तो कहीं होकर के आप पर वो छूट ना जाए, ठीक है नहीं। चलिए इसी मतलब ग्राफ से संबंधित हम यहाँ पर देखेंगे, दो यहाँ पर मतलब चालक लिए जाएंगे और उन चालकों का हमें प्रतिरोध बताना होगा, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपका दिया जाए इस प्रकार से कि दो चालक आपके दिए गए हैं, ठीक है नहीं, दो चालक हैं आपके और दो चालकों का VI ग्राफ दिया गया है, किस प्रकार से समझिए। हम यहाँ पर VI ग्राफ बनाते हैं, इसका दो चालकों का VI ग्राफ दिया गया है, ये आपका X होता है आपको पता है, और ये वाला आपका Y होता है, ठीक है। दो चालक दिए हैं, एक चालक का इस प्रकार से और एक चालक आपका इस प्रकार से।
ये वाला है आपका ए चालक और ये आपका चालक है बी चालक। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें बताना है किस चालक का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, किस चालक का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि इसका किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा या बी का, बताइए किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन देता है तो पहले आप उसके कोण देखेंगे। तो एक्स अक्ष से देखेंगे तो ये वाला कोण की बात करेंगे तो ये आपका θ1 मान ले, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितना हो जाएगा, θ2 कोण हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर आपको पता है कि अगर हमें इस वाले की बात करें, इस वाले की चालक चल ए की बात करते हैं, तो चालक ए में अगर आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से लंब डालोगे तो अगर यहाँ पर ढाल निकालोगे तो क्या आएगी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या होता है आपका आई होता है, आई तो होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है वी होता है। तो यहाँ पर tan θ निकालिए आप, तो tan θ1 क्या है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा θ2, ये θ2 हो गया, θ2 निकालोगे तो निकल के आएगा आपका क्या v/i, ये तो निकल के आएगा v/i, सिंपल v/i होगा θ2। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये हो गया θ2 है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस वाले का निकालेंगे, दूसरे का निकालो इस वाले का, तो इसका निकालोगे आप इस वाले का, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan θ1 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा v/i होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर इसका विभव मान लीजिए, इसका विभव अलग है तो इसे V1 मान लीजिए, धारा इसकी I1 मान लीजिए, ऐसे इसको V2 मान लीजिए, इसकी I1 मान लीजिए, I2 मान लीजिए, मतलब अलग अलग है। तो हमने ये निकाला यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रतिरोध निकल के आया। तो यहाँ पर देखिए तो हम कह सकते हैं ना tan θ2 बराबर हम कह सकते हैं R1 कह सकते हैं, या RA के लिए है तो RA कह सकते हैं इसको हम। ठीक है नहीं, इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो tan θ1 की बात करेंगे तो इसके लिए हम कह सकते हैं RB कह सकते हैं, RB का प्रतिरोध हो गया यहाँ पर। तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो जिसका थीटा ज़्यादा, जिसके थीटा ज़्यादा होता है, थीटा पर डिपेंड करता है ना हमारा, तो जिसका यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर चालक ए का बात करें तो यहाँ पर देखिए चालक ए की बात करेंगे, ए चालक का जो स्लोप है आपका, स्लोप कितना है, वो है आपका tan θ2, और इसी का प्रतिरोध कितना है R1 कहिए, RA कहिए। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर हम बी चालक की बात करेंगे तो बी चालक का स्लोप कितना है, का स्लोप यानी कि झुकाव, यानी कि tan θ1 जो दिया है वो कितना है RB दिया है। अब इसमें किसका स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर खुद देख लीजिए, एक्स अक्ष से देखेंगे θ1 θ2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं अतः θ1 जो है वो छोटा है और θ2 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि θ2 यानी RA का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो RA का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा RB से। क्लियर। तो ये इस प्रकार से आपको बताना होता है। तो जिसका कोण ज़्यादा होगा उसका क्या होगा कि प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। क्लियर। जब कोण पर डिपेंड करेगा ना, कोण ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से चालक ए का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसे संबंध से कुछ भी देता है, आपको कोई भी ग्राफ देता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर tan θ2 निकाला था, तो यानी कि इसका अभियोग मान लिया V1 यहाँ पर इस वाले का। ठीक है नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो V1 है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक I1 है। इस प्रकार से इसका V2 मान लीजिए, और इसकी जो धारा यहाँ से मानेंगे तो इसको I2 मान लीजिए, हमारे इसी को मान लीजिए यहाँ तक। तो इसी प्रकार से माना है। तो इस कंडीशन में इसको हम अलग से नाम देंगे, RB का मतलब नाम दिया, और इसको हमने जो नाम दिया वो RA का नाम दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो यानी चालक ए का स्लोप निकाला, ये निकल के आया, चालक बी का स्लोप निकल के ये आया। अतः हम कह सकते हैं कि जो θ1 जो है θ2 ज़्यादा है, जिसका कोण ज़्यादा है उसी का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसकी ढाल ज़्यादा होगी ना, जिसकी ढाल ज़्यादा है, देखिए इसकी झुकाव, इसका झुकाव देखेंगे तो झुकाव क्या है थीटा, इस प्रकार से, और इसका ढाल देखिए θ1। ठीक है नहीं, तो यानी कि जिसका कोण ज़्यादा उसकी ढाल ज़्यादा, तो इसी प्रकार से इसका कोण ज़्यादा है तो इसकी ढाल ज़्यादा होगी और इसी का प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से होता है। तो ये आपका था यहाँ पर ओम के नियम के बारे में। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ओम का नियम तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम किसी चालक के लिए है जबकि उसकी विमा में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तापमान में कोई परिवर्तन ना किया जाए। जब हम इस ऐसे चालक में जब हम धारा मतलब विभव देते हैं तो विभवांतर देते हैं, तो उसके स्वरूप में जो विभवांतर लगता है उसमें बहने धारा के समानुपाती होता है। यही ओम ने बताया था और उसी के बारे में आज इसमें हमने चर्चा किया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।